जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद की। उससे पूर्व हम जान लेते हैं कि क्रिया कहते किसे हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। क्या कहा? जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। अच्छा, क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है कार्य। क्या होता है? कार्य। अच्छा, क्रिया के मुख्य कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के मुख्य भेद होते हैं, आपके पास दो भेद होते हैं। पहला हो गया आपका अकर्मक क्रिया और दूसरा हो गया आपका सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, इसकी परिभाषा क्या होती है? तो यहाँ पे इन शब्दों को अगर आप ध्यानपूर्वक अगर आप देखें तो इसी में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा और आशा करूँगा कि ये आप लोग समझ जाएंगे। मैं इससे पूर्व ये मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बात करते हैं सर्वप्रथम अकर्मक क्रिया की। तो अ का अर्थ होता है नहीं। क्या होता है? नहीं। अब आप लोग कह रहे होंगे सर कैसे? कहते हैं ना, जैसे हमने कहा कि बात सत्य है? क्या है? बात सत्य है। जो आप कह रहे हैं वो सत्य है, लेकिन हम उसमें अगर अ लगा देते हैं तो वो असत्य हो जाता है। अ का मतलब नहीं, अब वो सत्य है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। अ का मतलब क्या हो गया? नहीं। कर्म से होगा कर्म हो जिस क्रिया में। अ का मतलब है नहीं, कर्म हो जिस क्रिया में, वो क्रिया क्या कहलाएगी? आपकी अकर्मक क्रिया। और सौ से याद रखेंगे, साथ कर्म हो जिस क्रिया में उसे हम क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया। इतना आपको समझ आ गया? वेरी गुड। आज हम बात करने वाले हैं संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद की। तो संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। और मैंने यहाँ पे एक ट्रिक लिखी है कि आप लोग देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। सुना प्रेरणा पुस्ता टूट गया। ठीक है, तो इससे हम क्रिया के जो प्रयोग के आधार पर जो 6 भेद हैं इसको हम याद रखेंगे। आपने ये लाइन याद करनी है, सुना प्रेरणा पुस्ता टूट गया। अगर आप 5 बार इसको बोलते हैं तो आपको ऑटोमेटिक ये याद हो जाएगा। सुना प्रेरणा पुस्ता टूट गया, सुना प्रेरणा पुस्ता टूट गया। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, आप इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे मैंने लिखा था, यहाँ पे टूट गया क्या है आपको ये याद रखना कि हम क्या पढ़ रहे हैं? क्रिया पढ़ रहे हैं। ठीक है, टूट गया क्रिया है और हम अभी क्रिया ही हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे यार देखो, मैंने इस तरीके से भी ये शब्दों को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इससे हम कैसे याद रखेंगे? तो स से हो जाएगा हमारा संयुक्त क्रिया, ना से हो जाएगा नाम धातु क्रिया, प्रेरणा से हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया, पू से हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया, स से हो जाएगा सहायक क्रिया और ता से हो जाएगा तात्कालिक क्रिया। आपको ये ट्रिक कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथियों, बात करते हैं सर्वप्रथम संयुक्त क्रिया की परिभाषा एवं उदाहरण की। तो जान लेते हैं इसकी परिभाषा। जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उससे संयुक्त क्रिया कहते हैं। धातु मैं आपको पिछली वीडियो में भी पढ़ा चुका हूँ। धातु क्या है? जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक शब्द है खाना। क्या है? खाना। तो इसमें से जो खा है ये है हमारे पास मूल धातु। ठीक है, और ना क्या है हमारे पास? प्रत्यय। इसको क्या कहते हैं? प्रत्यय। ठीक है, तो ये क्या है? प्रत्यय। तो खा हमारे पास क्या होगी? धातु। तो यही है धातु। ठीक है, दूसरे शब्दों में दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर जब किसी एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या कह रहा है? दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर जब किसी एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं।
जैसे बच्चा विद्यालय से लौट आया, किशोर रोने लगा, वह घर पहुंच गया। उपयुक्त वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं हैं, जैसे लौट आया, रोने लगा, पहुंच गया। यहाँ ये सभी क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य पूर्ण कर रही हैं, अतः ये संयुक्त क्रियाएं हैं। इस प्रकार जिन क्रियाओं की एक से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य पूर्ण करती हैं उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया, ठीक है, संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया मुख्य होती है तथा दूसरी क्रिया रंजक। हम जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये शब्द है, बच्चा विद्यालय से लौट आया, तो जो लौट है हमारे पास ये क्या है, पहली क्रिया है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये क्या है, पहली क्रिया। और जो आया है ये है हमारे पास दूसरी क्रिया। ठीक है, तो जो पहली है वो क्या कहलाएगी, हमारी मुख्य क्रिया। क्या कहलाएगी, मुख्य क्रिया। और जो ये आया शब्द है ये है हमारे पास दूसरी क्रिया, ये कहलाएगा हमारे पास रंजक क्रिया। समझ में आया? ठीक है, तो ये मुख्य क्रिया और रंजक क्रिया। रंजक क्रिया, अच्छा रंजक क्रिया की परिभाषा होती क्या है? रंजक क्रिया की परिभाषा होती है, चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं, जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया के साथ, ठीक है, जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर मुख्य क्रिया को और प्रभावशाली बनाती है वह रंजक क्रिया कहलाती है। क्या कहा? जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर, ठीक है, जुड़कर मुख्य क्रिया को और प्रभावशाली बनाती है वह रंजक क्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे हमारे पास मान लेते हैं एक उदाहरण है, यहाँ पे ये हो गया बच्चा विद्यालय से लौट आया, तो लौट क्या है हमारे पास मुख्य क्रिया हो गई, और रंजक क्रिया क्या होगी हमारे पास, दूसरी आया। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर अर्थ में विशेषता लाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, रंजक। रंजक जैसे आप रंजक को याद रख से मनोरंजक कहते हैं ना, मनोरंजक यानी कि प्रसन्न रहने वाला या आनंद करने वाला, रंगने वाला। रंजक का अर्थ होता है रंगने वाला। ठीक है, तो ये तो ही बात रंजक क्रिया की। अब बात करते हैं संयुक्त क्रिया के भेद की। तो संयुक्त क्रिया के भी 11 मुख्य भेद होते हैं। आपका पहला हो गया आरंभ बोधक, दूसरा हो गया समाप्ति बोधक, तीसरा हो गया अवकाश बोधक, चौथा हो गया आपका अनुमति बोधक, पांचवा हो गया नित्य बोधक, छठवां हो गया आपका आवश्यकता बोधक, सातवां हो गया निश्चय बोधक, आठवां हो गया आपका इच्छा बोधक, नौवां हो गया आपका अभ्यास बोधक, दसवां हो गया आपका शक्ति बोधक, और 11वां हो गया पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। ठीक है, बोधक। तो ये 11 क्या है हमारे पास संयुक्त क्रिया के भेद हैं। तो जान लेते हैं पहले इनके कौन कौन से इसके जो है भेद है, 11 भेद। अच्छा, इससे पूर्व हमने सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, हम क्रिया पढ़ा हमने। ठीक है, क्या पढ़ा, क्रिया। तो क्रिया के हमने कितने भेद पढ़े, पहले मुख्य 2 भेद, पहला आपका सकर्मक और दूसरा क्या हो गया आपका अकर्मक। ठीक है, फिर इसके बाद जो प्रयोग के संरचना या प्रयोग के आधार पर जो क्रिया के भेद थे वो कितने थे आपके पास, 6। सूत्र याद है आपको? क्या सूत्र याद करवाया था हमने आपसे कि सुना प्रेरणा पुस्ता टूट गया, सुना प्रेरणा पुस्ता टूट गया। तो उसमें हम पहला जो पढ़ रहे हैं 100 से संयुक्त क्रिया के फिर कितने भेद हैं, 11 भेद हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आप लोग अगर इन शब्दों को ध्यान पूर्वक देखेंगे और शब्द के अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको परिभाषाएं आसानी से याद हो जाएगी। आरंभ बोधक कहते हैं जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है उसे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, आरंभ बोधक। जैसे वह पढ़ने लगा, पानी बरसने लगा, राम खेलने लगा। तो यहाँ पे क्या है, वह आरंभ बोधक शब्द है, पानी क्या है, आरंभ बोधक शब्द है, आरंभ हो रहा ना वाक्य, और राम क्या है, आरंभ बोधक शब्द हो गया। तो वह पढ़ने का क्या है, क्रिया हो रही है, यहाँ पे मुख्य क्रिया क्या है, पढ़ने की क्रिया हो रही है। लगा क्या है आपके पास, रंजक क्रिया है। पानी क्या हो गया आपके पास, आरंभ बोधक शब्द हो गया। बरसने की यहाँ पे क्या हो रही, क्रिया हो रही है और मुख्य क्रिया हो गई। लगा क्या है, रंजक क्रिया। राम कैसा शब्द है, आरंभ बोधक। खेलने जो शब्द है हमारे पास कैसा शब्द है, खेलना, खेलना हो गया हमारे पास मुख्य क्रिया।
ठीक है। और लगा क्या है हमारे पास, रंजक क्रिया। तो ये आपको समझ आ गया। दूसरी बात करते हैं इसके समाप्ति बोधक की। नाम से स्पष्ट है, आरंभ बोधक यानी कि शुरुआत है, तो समाप्ति का मतलब क्या होगा, सीधा समाप्त। ठीक है ना, नाम से स्पष्ट। जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया की पूर्णता व्यापार की समाप्ति का बोध हो वह समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया है। जैसे वह खा चुका है, ठीक है, वह पढ़ चुका है, धातु के आगे चुकना जोड़ने से समाप्ति बोधक संयुक्त क्रियाएं बनती है। तो समाप्ति बोधक जो शब्द है उसमें चुकना, समाप्ति चुकना, ठीक है, आप इसको याद रखना है आपने इसके अंतर्गत। अब अगला आता है हमारे पास अवकाश बोधक, अवकाश, ठीक है। तो अवकाश छुट्टी, यानी जिससे क्रिया को निष्पत्र करने के लिए अवकाश का बोध हो वह अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया है। जैसे वह मुश्किल जो शब्द है अवकाश बोधक, सोने पाया है ना, जाने ना पाए। अगली बात करते हैं हम अनुमति बोधक का। नाम से स्पष्ट है, अनुमति है ना, अनुमति देना। इसको कैसे याद रखेंगे, अनुमति देना, यानी कि जिससे कार्य करने की अनुमति दिए जाने का बोध हो, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया है। मुझे जाने दो, मुझे बोलने दो, मुझे खाने दो, मुझे पीने दो, है ना, यह क्रिया देना, ठीक है, कैसे, देना धातु के योग से बनती है। तो अनुमति देना, आप इसको याद ऐसे रख लेंगे तो आप लोग इसको पकड़ लेंगे, ठीक है, ये होगी इसकी ट्रिक। नित्यता बोधक यानी कि नित्यता, नाम से स्पष्ट है, जिससे कार्य की नित्यता उसके बंध न होने का भाव प्रकट हो वह नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया होगी। जैसे हवा चल रही है, ठीक है, चलती रहती है, कभी बंद नहीं होती है, जिस दिन बंद होगी तो पता नहीं हम कहाँ होंगे फिर। पेड़ बढ़ता गया तोता पढ़ता रहा। तो मुख्य क्रिया के आगे जाना या फिर रहना, नित्य में क्या है, जाना या फिर रहना, ये दो शब्द याद रखने हैं, जोड़ने से नित्य बोधक संयुक्त क्रिया बनती है। तो ये सब संयुक्त क्रिया के भेद हैं। अगला है हमारे पास आवश्यकता बोधक, जिससे कार्य की आवश्यकता या कर्तव्य का बोध हो वह आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया है। जैसे यह काम मुझे करना पड़ता है, ठीक है, मुझे यह काम करना चाहिए। साधारण क्रिया के साथ पढ़ना, होना या फिर चाहिए क्रियाओं को जोड़ने से आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रियाएं बनती है। आवश्यकता, पढ़ना, होना और चाहिए, ये तीन शब्द हैं जो आपको याद रखने हैं। निश्चय बोधक, जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया के व्यापार की निश्चयता का बोध हो उसे निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो निश्चय है, जैसे क्या है कि वह बीच में ही बोल उठा, है ना, कोई सभा हो रही थी और उस बीच में बोल उठा, निश्चय था कि उसने बोला। उसने कहा मैं मार बैठूंगा, निश्चय है। वह गिर पड़ा तो निश्चय है। अब दे ही डालो, ठीक है, दो चार घुसे हैं, निश्चय है। इस प्रकार की क्रियाओं में पूर्णता और नित्यता का क्या है, भाव वर्तमान है और प्रकट हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, निश्चयता बोधक शब्द के अंतर्गत ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अगला है हमारे पास इच्छा बोधक। इससे क्रिया के करने की इच्छा प्रकट होती है। वह घर आना चाहता है, मैं खाना चाहता हूँ। क्रिया के साधारण रूप में चाहना, क्या है, चाहना, इच्छा, चाहना, ठीक है, क्रिया जोड़ने से इच्छा बोधक संयुक्त क्रियाएं बनती है इससे। ठीक है, तो ये यहाँ पे चाहना आपको याद रखना है। अगला है अभ्यास बोधक। इससे क्रिया के करने के अभ्यास का बोध होता है। अभ्यास नाम से स्पष्ट है, सामान्य भूतकाल की क्रिया में करना, अभ्यास करना, इसको कैसे याद रखेंगे, अभ्यास करना। क्रिया लगाने से अभ्यास बोधक संयुक्त क्रियाएं बनती हैं। जैसे यह पढ़ा करता है, तुम लिखा करते हो, मैं खेला करता हूँ। तो अभ्यास, यह पढ़ा करता है तो पढ़ना क्या है, अभ्यास है। तुम लिखा करो, लिखने का अभ्यास है। मैं खेला करता हूँ, खेलने का अभ्यास हो गया। अब अगला है हमारे पास शक्ति बोधक। इससे कार्य की शक्ति का बोध होता है। शक्ति यानी कि ताकत, है ना, सकना कहते हैं हम, शक्ति से सकना, यानी कि शक्ति से सकना याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, सकना। मैं चल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। तो यहाँ पे शक्ति का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। अंतिम है हमारे पास पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। यहाँ पे क्या है, जब दो समानार्थक समान अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को समानार्थक शब्द कहते हैं। पहले तो आपको इतना याद होना चाहिए। ठीक है, समान ध्वनि वाली क्रियाओं का संयोग होता है
तब उन्हें पुनरुक्त संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे है वह पढ़ा लिखा, तो पढ़ा लिखा करता है, तो पढ़ा लिखा क्या हो गया, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया हो गई। वह यहाँ प्राय आया जाया करता है। ठीक है, पड़ोसियों से बराबर जो है मिलते जुलते रहो, तो यहाँ पे ये क्या है, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया के क्या हो गए उदाहरण। तो आपको संयुक्त क्रिया के अंतर्गत इन 11 में से जैसे ही आपको उदाहरण आ गया कोई, तो आपने सीधा तुक्का मानना है किसके ऊपर, संयुक्त क्रिया के ऊपर। ठीक है, तो संयुक्त क्रिया के मुख्य 11 भेद थे, ये आज हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इसके यानी कि जो संरचना या प्रयोग के आधार पर जो क्रिया के हमने 6 भेद पढ़े, उसमें से हम उसके दूसरे भेद यानी कि नाम धातु क्रिया पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद।